वो डायरेक्टली वो सर्वर एक मशीन की तौर पे अब हमारी रिक्वेस्ट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करेगा। सर्वर पे भी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा, सर्वर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि जो हमने बना के वहां पे रखा है और वो हमारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रीड करने के लिए रखा है। तो सर्वर पे हम एक प्रोग्राम रखेंगे कि जो क्लाइंट की आई हुई रिक्वेस्ट को एक्सेस करे, रीड करे, रिट्रीव करे, उसमें से डेटा भी अगर है तो उसको निकाल कर उसके ऊपर जो भी आवश्यक प्रोसेसिंग है वो करे और अंत में रिजल्ट जनरेट होगा। अगर सर्वर के पास सब कुछ उपलब्ध है क्लाइंट को देने के लिए एज अ रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और जो रिस्पॉन्स तैयार होगा कि जो क्लाइंट को एज अ रिजल्ट हमें डिस्प्ले करना है, वो रिस्पॉन्स सर्वर से वापस उस प्रोग्राम के जरिए भेजा जाएगा क्लाइंट को। क्लाइंट मतलब कि ब्राउजर को, और ब्राउजर रिस्पॉन्स मिलने के बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा क्लाइंट को। तो ये मेन आर्किटेक्चर या मैकेनिज्म होता है वेब एप्लीकेशन का। रिक्वेस्ट आती है, उसको पढ़ा जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है और जो रिजल्ट जनरेट होता है वो वापस क्लाइंट को भेजा जाता है। तो तीन चीजें यहाँ पे होती है, रिक्वेस्ट अराइव्स, generate the results means processing by the application on server, then send the response or send the generated result back to the client। अब यहाँ पे ये तीन मेन कार्य होते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे जावा में जो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें सबसे प्राइमरी या तो जो अहम प्रोग्राम है कि जो सर्वर पे रहेगा और सभी चीजों का संचालन करेगा, उसको हम सर्वलेट कहते हैं जावा में। क्या कहते हैं जावा में उसको? सर्वलेट। तो ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि सर्वलेट जावा का एक ऐसा प्रोग्राम है जो आई हुई क्लाइंट की आई हुई रिक्वेस्ट को रीड करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जब रिजल्ट जनरेट होता है तो उस रिजल्ट को वापस वो क्लाइंट को सेंड करता है। अब ये तीन मेन कार्य हो गए सर्वलेट के, या तो हम कहें जावा की एप्लीकेशन के, ठीक है। अब ये जो तीन मेन टैक्स, उसमें से जो रिक्वेस्ट का आना है, मतलब कि रिक्वेस्ट अराइव होने का जो स्टेप है, मतलब रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से, तो उसमें मैंने बताया कि क्लाइंट ने कुछ डेटा एंटर किया है, हमने उसके सामने फॉर्म प्रस्तुत किया, क्लाइंट ने कुछ डेटा एंटर किया। जैसे कि हम सपोज कि हम क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम क्लाइंट को एक फॉर्म बना के देंगे जिसमें वो डेटा एंटर करेगा और फाइनली सबमिट करेगा। जब वो सबमिट करेगा तब जो डेटा उसने फॉर्म में एंटर किया है वो डेटा हमें सर्वर पे मिलेगा, सर्वलेट को। तो इस तरह से जो डेटा आता है सर्वर पे बतौर रिक्वेस्ट, वो डेटा दो प्रकार का होता है। जो सर्वर पे पहुंचता है, अपनी सर्वलेट को मिलता है, उसमें दो तरह का डेटा होता है। क्या कोई मुझे बता सकता है आप में से कि वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? रिक्वेस्ट में जो डेटा होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन से दो प्रकार? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट डेटा मतलब ऐसा डेटा कि जो ब्राउजर ने ऐड किया है, क्लाइंट ने जो डेटा ऐड किया है उसको हम एक्सप्लिसिट डेटा कहते हैं। अब क्लाइंट ने जो भी डेटा एंटर किया है, उसकी खुद की इंफॉर्मेशन या जो भी हमने उससे मांगा है, वो जब कुछ उसने टाइप करके सिलेक्ट करके सबमिट किया, जब क्लाइंट सबमिट करता है ना, तो सबसे पहले ये सबमिशन मिलता है ब्राउजर को। फिर ब्राउजर क्या करेगा, उस जैसे सबमिट करता है मतलब एक रिक्वेस्ट बनती है, ओके, एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो सबसे पहले मिलती है ब्राउजर को। ब्राउजर उस रिक्वेस्ट में कुछ और भी डेटा ऐड करेगा। तो ब्राउजर जो डेटा ऐड करता है उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट डेटा कहते हैं। और फिर ये एक्सप्लिसिट डेटा और इम्प्लिसिट डेटा के साथ रिक्वेस्ट पहुंचेगी सर्वर पे, और तब सर्वर पे इन दोनों प्रकार के डेटा को जरूरत के मुताबिक एक्सेस किया जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग करना है वो किया जाएगा,
और जो रिजल्ट जनरेट होगा वो वापस डायरेक्ट किया जाएगा। जो रिजल्ट जनरेट होगा मतलब कि वो भी कुछ डेटा होगा कि जो हमें भेजना है क्लाइंट को। तो रिजल्ट जो जनरेट होगा और जो हम भेजेंगे उसमें भी दो प्रकार के डेटा हो सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट डेटा मतलब वो डेटा की जो हम क्लाइंट के लिए भेज रहे हैं, क्लाइंट ने जो डिमांड किया है या तो जो रिक्वेस्ट किया है उसके अनुरूप जो हम उसको रिस्पॉन्स दिखाना चाहते हैं, वो डेटा जो है वो एक्सप्लिसिट डेटा है। और कुछ ऐसा भी डेटा होगा कि जो हम ब्राउजर के लिए भेजेंगे, जैसे कि ब्राउजर ने हमारे लिए भेजा था उसी तरह से हम उसके लिए भेजेंगे, तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट डेटा। तो रिस्पॉन्स जो हम भेजेंगे उसमें भी दो प्रकार के डेटा हो सकते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज जॉब ऑफ सर्वलेट, यू कैन से दैट read the incoming request. You can more precisely say that read the implicit data from the request, read the explicit data from the request, process या generate the result, send the implicit response, send the explicit response। इस तरह से ये सर्वलेट के मेन कार्य है। ओके और लास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 जो हमने शुरू किया है। चैप्टर नंबर 1 तो बेसिक था, मतलब कि सर्वलेट के बारे में सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज सर्वलेट एंड व्हाट आर द टास्क जॉब ऑफ द सर्वलेट। फिर हमने ये भी डिस्कस किया पहले चैप्टर में कि सर्वलेट को कैसे लिखते हैं। हमने दो एग्जांपल देखे सर्वलेट के, राइट ए सर्वलेट दैट जनरेट्स अ प्लेन टेक्स्ट, आई ऑल्सो डेमोस्ट्रेट इट। और हमने ये भी देखा कि कैसे हम ऐसी सर्वलेट लिख सकते हैं कि जो जनरेट कर सकती है HTML रिस्पॉन्स, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। ओके इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. या सो ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो पूरा रिक्वेस्ट के ऊपर आधारित है। मतलब कि रिक्वेस्ट से हम कैसे रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट से डेटा को कैसे हम रीड कर सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार के डेटा है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्लाइंट को किसी न किसी तरह का HTML फॉर्म बना के देंगे जिसमें वो कुछ डेटा एंटर करेगा और फिर वो सबमिट करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण और जो बेसिक चीज़ है रिक्वेस्ट में पता होना वो है कि आई हुई रिक्वेस्ट में, मतलब कि क्लाइंट ने जो फॉर्म में डेटा एंटर किया है उसको हम रीड कैसे करें अपनी एप्लीकेशन में। हमारी एप्लीकेशन की जो सर्वर पे होगी, सर्वलेट जावा का प्रोग्राम, उसमें हम क्लाइंट के आए हुए डेटा को कैसे रीड करें। तो वो हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, फॉर्म डेटा। मतलब कि फॉर्म में जो डेटा क्लाइंट एंटर करता है, जो उसने मैन्युअली एंटर किया है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म डेटा कहते हैं। और सबमिट जब करता है क्लाइंट फॉर्म को, तो सबमिशन के भी दो प्रकार है, गेट और पोस्ट। अगर गेट रिक्वेस्ट है तो जो कुछ भी क्लाइंट ने एंटर किया है वो सब कुछ यूआरएल में पीछे अपेंड हो जाएगा एक क्वेश्चन मार्क के बाद। उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद जो है उसको फॉर्म डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म डेटा। देखो यहाँ पे वो मैंने बताया भी है आपको, है ना, कि जैसे ही क्लाइंट ने सबमिट किया तो पीछे फॉर्म डेटा अपेंड हो गया। अब फॉर्म डेटा को रीड कैसे करें तो वो भी मैंने बताया था कि फॉर्म डेटा को रीड करने के 3 या 4 अलग अलग मेथड्स हमारे पास है, गेट पैरामीटर वैल्यूज एंड गेट पैरामीटर नेम्स। गेट पैरामीटर, अगर आपको पैरामीटर मतलब कि फॉर्म जो बनाया है आपने, वो ज्यादातर केस में आपने ही बनाया होगा, फॉर्म जो आपने बनाया है उसमें जो इनपुट एलिमेंट्स रखे हैं आपने, उसके जो नाम है उस वो नाम नेम के द्वारा आप उस पैरामीटर के लिए, उस इनपुट एलिमेंट के लिए क्लाइंट ने क्या एंटर किया है टाइप करके वो आप रिट्रीव कर सकते हो।
गेट पैरामीटर मेथड के द्वारा। यहाँ पे आपको पास करना है उस इनपुट एलिमेंट का नाम, फिर गेट पैरामीटर वैल्यूज, गेट पैरामीटर नेम्स, गेट पैरामीटर वैल्यूज। कुछ ऐसे भी पैरामीटर्स होंगे, कुछ ऐसे भी इनपुट एलिमेंट्स होंगे कि जिनकी मल्टीपल वैल्यूज होगी, जैसे कि लिस्ट है तो लिस्ट में लिस्ट का नाम तो एक ही होगा, लेकिन अगर आपने उसको मल्टीपल रखा है तो क्या होगा कि क्लाइंट उसमें मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता है। तो कौन कौन सी आइटम्स क्लाइंट ने सिलेक्ट की है या तो कौन कौन सी वैल्यूज उसने सबमिट की है, ये आप जान सकते हो गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड के द्वारा। और गेट पैरामीटर नेम्स, ये मेथड आपको उपयोगी होगी अगर आपको ये नहीं पता कि फॉर्म में कौन कौन से पैरामीटर्स है और उनके नाम क्या है। मतलब कि फॉर्म किसी और ने बनाया, फॉर एग्जांपल आप एक टीम में वर्क कर रहे हो और किसी और डेवलपर ने फॉर्म बनाया है, सपोज कि आपको फॉर्म में जो इनपुट एलिमेंट्स है उनके नाम नहीं पता, तो आप सोचोगे कि भाई नाम नहीं पता तो मैं उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर पाऊंगा। तो नेम्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं गेट पैरामीटर नेम्स मेथड के द्वारा। ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगी कि जो रिक्वेस्ट आई है उसमें जितने भी पैरामीटर्स है, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, उन सब के नाम का एक कलेक्शन आपको रिटर्न करेगी। ठीक है ना। गेट पैरामीटर मेथड की जो स्ट्रिंग रिटर्न करती है और उसको आपको आर्ग्यूमेंट भी पास करनी है स्ट्रिंग, और यह मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट से। देन रीडिंग मल्टीपल वैल्यूज, तो मैंने बताया आपको गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड। गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड जो है वो आपको रिटर्न करेगी एक स्ट्रिंग एरे, और यहां पे आपको आर्ग्यूमेंट भी पास करना है पैरामीटर का नाम। ये छोटा सा एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्म, ये सपोज कि एक छोटा सा फॉर्म हम सबमिट करते हैं जिसमें हमने एक इनपुट एलिमेंट रखा है नेम और दूसरा इनपुट एलिमेंट रखा है सबमिट। तो यहाँ पे क्लाइंट डेटा एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब कि अपना नाम एंटर करेगा और उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे अपने फॉर्म में। हमने रीड करने के लिए यहाँ पे क्या किया, देखो रीड करने के लिए हमने यहाँ पे गेट पैरामीटर मेथड का यूज किया। अब ये जो गेट पैरामीटर मेथड है वो किसकी मेथड है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास डू गेट मेथड के अंदर ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का नाम तो हम ही सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे जो भी नाम रखा है उसके जरिए हम कॉल करेंगे गेट पैरामीटर को। और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास की है एफ नेम। तो वो एफ नेम जो है वो क्या है, एक्चुअली एफ नेम जो है वो फॉर्म में जो डेटा इनपुट एलिमेंट है उसका नेम है। देखो ये हमारा फॉर्म और उसमें जो हमने यहाँ पे इनपुट एलिमेंट रखा है उसका नाम क्या है, एफ नेम। तो ये एफ नेम के जरिए हमने इस एलिमेंट को एक्सेस किया यहाँ पे एफ नेम। ओके, तो इस पैरामीटर की जो भी वैल्यू है वो हमें मिलेगी इस नेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्म जब रन होता है और क्लाइंट इस टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम एंटर करता है और जैसे ही सबमिट करेगा, तो जैसा कि हमने देखा कि ये रिक्वेस्ट तो गेट टाइप की है, पोस्ट टाइप की नहीं है। तो यहाँ पे URL में देखो क्वेश्चन मार्क लग गया, उसके बाद एफ नेम मतलब कि इनपुट एलिमेंट का जो नाम है, एफ नेम इज इक्वल टू आ गया जो भी क्लाइंट ने एंटर किया है वो। और जैसा ही उसने सबमिट किया हमारी सर्वलेट रन हुई और उसने ये डेटा रीड कर दिया, है ना। अब ये सर्वलेट, ये फॉर्म सबमिट करने से सर्वलेट क्यों रन हुई भाई, तो इसका उत्तर भी हम लोगों को पता है कि यहाँ पे देखो फॉर्म में हमने एक्शन क्या लिखा है, रीड फॉर्म। ये रीड फॉर्म हमारी सर्वलेट का URL है। कौन सी सर्वलेट का और कैसा URL, तो ये भी आपको याद करवा दूं क्योंकि बीच में इतने सारे दिन आ गए हैं कि जहां पे हमने डिस्कशन नहीं किया। यहाँ पे web.xml फाइल होती है अपने पास सर्वर में, जहां पे हम अपनी हर सर्वलेट का मैपिंग करते हैं। तो ये जो हमारी सर्वलेट है इसका नाम क्या है, सर्वलेट का क्लास का नाम रीड फॉर्म डेटा। तो यहाँ पे देखो आप रीड फॉर्म डेटा, ये कौन सी सर्वलेट है, रीड फॉर्म डेटा। उसका नाम हम जो भी चाहे रख सकते, उसको URL क्या दिया है, रीड फॉर्म। यहाँ पे देखो URL क्या दिया है उसको, रीड फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर में जब रीड फॉर्म
यूआरएल वाली रिक्वेस्ट आएगी तो अपनी ये सर्वलेट रीड फॉर्म डेटा सर्वलेट रन होगी। और यही तो किया हमने, रीड फॉर्म यूआरएल जो है अपनी सर्वलेट का, वो हमने यहाँ पे फॉर्म में दिया है। देखो फॉर्म में हमने एक्शन में क्या लिखा, रीड फॉर्म। ये रीड फॉर्म किसका यूआरएल है, हमारी सर्वलेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हमारी सर्वलेट रन होगी। हमारी सर्वलेट रन होगी इसका मतलब कि सर्वलेट के अंदर आई हुई डू गेट या डू पोस्ट मेथड रन होगी। और हमने यहाँ पे डू गेट को ओवरराइड किया है तो डू गेट रन होगी। और यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आया, जो हमने लिखा है हेलो और पैरामीटर का वैल्यू। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो क्लाइंट ने एंटर की है वो। रीडिंग पैरामीटर नेम्स, तो ये भी हमें पता है कि गेट पैरामीटर नेम्स मेथड हमारे पास अवेलेबल है, कि जो इनमरेशन रिटर्न करती है स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें सभी पैरामीटर्स के नेम होंगे, है ना। फिर हमारे पास गेट पैरामीटर नेम मेथड भी यस क्या पे क्या लिखा है, इफ यस अगर आपके पास आई हुई रिक्वेस्ट में कोई पैरामीटर नहीं है, इफ देर आर नो पैरामीटर्स दिस मेथड विल रिटर्न्स एम्प्टी इनमरेशन। यहाँ पे गेट पैरामीटर नेम्स, ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, एम्प्टी इनमरेशन। और अल्टरनेटिव मेथड भी हमारे पास है गेट पैरामीटर मैप। ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। आपको पता होगा और याद भी होगा शायद, अभी आपने जावा का एग्जाम भी दिया है कि मैप एक इंटरफेस है जावा में, इट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। मैप एक ऐसा कलेक्शन है कि जिसमें हर एलिमेंट में दो चीज होती है, की और वैल्यू। तो अगर आप पैरामीटर का नाम और उसकी वैल्यू की पेयर चाहते हो एक साथ सभी पेयर्स, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, गेट पैरामीटर मैप। ये आपको एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और उसमें क्या होगा, सभी पैरामीटर्स की पेयर होगी, नेम और वैल्यू की पेयर। यस यू कैन सी, ये जो मैप का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न मिलेगा उसमें जो की होगी उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और जो वैल्यू होगी उसकी टाइप स्ट्रिंग एरे होगी, क्योंकि वैल्यूज एक से ज्यादा हो सकती है। ये दूसरा एग्जांपल भी आपको मैंने डेमोस्ट्रेट किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस। ये हमने फॉर्म में कुछ ऐड किया, मतलब कि थोड़ी देर पहले जो फॉर्म यहाँ पे डिस्कस किया था उसमें केवल एक इनपुट एलिमेंट था, यहाँ पे हमने 4 इनपुट एलिमेंट्स रखे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस और पोस्टिंग। 4 इनपुट एलिमेंट्स हमारे फॉर्म में है टेक्स्ट टाइप के। उनके नाम देखो आप, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ईमेल और पोस्टिंग। अंत में सबमिट बटन रखा है। अब एक्शन देखो, फॉर्म में एक्शन यहाँ पे क्या लिखा है, रीड। तो यहाँ पे रीड हमने क्यों लिखा, रीड हमने यहाँ पे इसलिए लिखा कि ये रीड जो है वो हमारे किसी सर्वलेट का यूआरएल होगा। आइए देखते हैं आगे जाके। देखो ये हमारी सर्वलेट है, रीड फॉर्म डेटा 1। ओके, इस सर्वलेट के अंदर हमने क्या किया, राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, कंटेंट टाइप सेट किया टेक्स्ट HTML, फिर गेट पैरामीटर नेम्स, मतलब सभी पैरामीटर के नेम का एक कलेक्शन, मतलब इनमरेशन हमने रिट्रीव किया। फिर हमने यहाँ पे एक वाइल लूप कंटिन्यू की, जिसमें हमने इनमरेशन की मेथड यूज की है हैज मोर एलिमेंट्स। जब तक एलिमेंट्स है तब तक ये लूप चलेगी, और हर बार हम एलिमेंट का नाम इस पैरामीटर में लेंगे और फिर डिस्प्ले करेंगे पैरामीटर का नाम और उसकी वैल्यू। तो ये हम कर रहे हैं अपनी सर्वलेट के अंदर। और ये जो सर्वलेट है हमारी, देखो उसको हमने यहाँ पे पैटर्न क्या दी है, यूआरएल पैटर्न रीड। इसका मतलब जो फॉर्म में अभी हमने एक्शन लिखा था वो इस सर्वलेट का यूआरएल था। तो जब हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा, यू कैन सी हमारी सर्वलेट रन होगी और वो डिस्प्ले करेगी जितने भी पैरामीटर्स है उनके नाम और बाजू में उनकी वैल्यू। फिर रीडिंग मल्टीपल वैल्यूज, ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे एक ही पैरामीटर की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये एक हमने क्लाइंट को ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड किया है जिसमें से वो
मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट कर सकता है। यू कैन सी हियर आई हैव मेंशन मल्टीपल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने देखो वैल्यू दी है ऑप्शन को 1 2 3 4 5 6 7 और उसके साथ जो टेक्स्ट है एसोसिएटेड टेक्स्ट वो डेज के नेम है, मंडे से लेकर संडे तक। अब यहाँ पे भी देखो एक्शन क्या लिखा है हमने, रीड डेज। एक्शन क्या लिखा है, रीड डेज। तो ये जो यहाँ पे एक्शन लिखा है वो किसी ना किसी सर्वलेट का यूआरएल होगा। अब देखो ये हमने सर्वलेट डिफाइन की, रीड फॉर्म डेटा टू एक्सटेंस एचटीटीपी सर्वलेट, डू गेट मेथड ओवरराइड की है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, फिर कंटेंट टाइप सेट किया। अब देखो गेट पैरामीटर वैल्यूज द डे। यहां पे जो अभी हमने फॉर्म देखा उस फॉर्म में ये जो लिस्ट है अपना सिलेक्ट एलिमेंट उसका नाम क्या है, द डे। तो द डे एक पैरामीटर का नाम है जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। तो सर्वलेट में हमने क्या किया, गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड कॉल की। कौन सी मेथड, गेट पैरामीटर वैल्यूज। कौन से पैरामीटर की, द डे। द डे की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, द डे की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है और हम उसको रीड कर रहे गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड के द्वारा। जितनी भी वैल्यूज क्लाइंट ने सिलेक्ट की है वो हमें इस एरे के अंदर मिलेगी, वैल्यूज नाम के एरे के अंदर। फिर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे अगर क्लाइंट सिलेक्ट करता है ट्यूसडे और थर्सडे, जैसे ही सबमिट करेगा यू कैन सी वैल्यूज आई है 2 और 4, क्योंकि जो लिस्ट है हमारा उसमें वैल्यूज हमने इंटीजर रखी है और टेक्स्ट डे के नेम रखे हैं। रीडिंग रॉ डेटा, अपलोड फाइल्स, यस, रिक्वेस्ट हेडर्स। फिर हमने लास्ट जो हमारा डिस्कशन था लास्ट लेक्चर में उसमें हमने क्या किया था, रीडिंग रिक्वेस्ट हेडर्स। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि जो रिक्वेस्ट आती है उसमें दो प्रकार के डेटा होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट डेटा जो होता है वो क्लाइंट ने एंटर किया होता है, इम्प्लिसिट डेटा होता है वो ब्राउजर ने ऐड किया होता है। ब्राउजर जो डेटा ऐड करता है वो एज ए हेडर ऐड करता है। हेडर, हेडर मतलब कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि उसमें नेम होता है, एसोसिएटेड नेम, और एक वैल्यू होती है। मतलब हेडर का नाम होता है और उसकी वैल्यू होती है। अलग अलग प्रकार के हेडर्स है और यहाँ पे जो हेडर्स है वो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो सर्वर से ब्राउजर को भेजी जाती है और उसी तरह से ब्राउजर भी भेजता है सर्वर को। ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड HTTP हेडर्स अवेलेबल है। HTTP हेडर्स, क्योंकि हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं इसलिए हम HTTP हेडर्स को यूज कर सकते हैं। अच्छी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए इन हेडर्स का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, जरूरी है, और इनका अच्छा उपयोग करना भी आपके एप्लीकेशन के लिए फायदेमंद है। तो बहुत सारे हेडर्स अवेलेबल है, इसका पूरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है जिसको आप रिफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ ऐसे हेडर्स डिस्कस किए थे कि जो इम्पोर्टेंट वंस है। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट हेडर्स की। तो रिक्वेस्ट हेडर्स है वो तो ब्राउजर से भेजे जाएंगे सर्वर को, और उन हेडर्स को हम अपनी सर्वलेट में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चर्चा होगी कौन सा हेडर किसके लिए है और हमारी सर्वलेट में उस हेडर को रीड करने के लिए हम क्या कोड लिख सकते हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि कोई भी हेडर को रीड करना है आपको तो आपके पास मेथड अवेलेबल है गेट हेडर। गेट हेडर मेथड की जो बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को, इसके जरिए आप किसी भी हेडर को रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है हेडर का नाम। हेडर का नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा ना कि हेडर्स प्री डिफाइंड है, आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से हेडर्स है। एटलीस्ट जो हेडर्स आपको उपयोगी हो सकते हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। और जो भी हेडर आपको अगर पता है कि भाई ब्राउजर ने ये हेडर ऐड किया है और अगर आप उसको रीड करना चाहते हो तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हो, गेट हेडर। इट विल रिटर्न यू स्ट्रिंग, और जो ये रिटर्न करेगी स्ट्रिंग वैल्यू वो क्या होगा, हेडर की वैल्यू। It returns the value of the header as string if the header is not supplied। आप हेडर को रीड कर रहे हो लेकिन वो हेडर ब्राउजर ने ऐड ही नहीं किया है तो ऐसे केस में आपको यह मेथड रिटर्न करेगी नल।
ओके, तो हमेशा ये एक अच्छा प्रैक्टिस होगा कि आप हेडर को यूज करने से पहले चेक कर लो कि क्या वो हेडर ब्राउजर ने ऐड किया था। चेक कैसे कर पाओगे? इस मेथड की रिटर्न वैल्यू को देख लो, गेट हेडर। अगर गेट हेडर आपको रिटर्न करता है नल, इसका मतलब कि ब्राउजर ने वो हेडर ऐड नहीं किया है। अब देखो, कुछ मेथड्स, कुछ हेडर्स ऐसे भी है कि जो बहुत कॉमन है, मतलब कि इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस इट विल बी यूजफुल। तो यहाँ पे सर्वलेट एपीआई में ऐसे कॉमन हेडर्स के लिए हमें अलग से मेथड बना के भी दी है। देखो, ये मेथड तो हमारे पास है ही, कौन सी? गेट हेडर, कि जिसके जरिए हम कोई भी हेडर रीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ हेडर्स इतने कॉमन है कि जिसके लिए हमें अलग से मेथड ही बना के दे दिए। जैसे कि कुकी भी एक हेडर है। अगर आई हुई रिक्वेस्ट में जितनी भी कुकीज है, एक से ज्यादा हो सकती है, उनको आप रीड करना चाहते हो तो गेट हेडर की बजाय आप डायरेक्टली यूज करते हो गेट कुकीज। उसी तरह से ऑथ टाइप, ऑथेंटिकेशन अगर इंप्लीमेंट किया है आपने, और अगर क्लाइंट ऑथेंटिकेट है तो कौन सा ऑथेंटिकेशन स्कीम यूज हुआ है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, ये आप जान सकते हो ऑथ टाइप, गेट ऑथ टाइप मेथड के द्वारा। देखो, ये जो जितनी भी मेथड्स हम यहाँ पे अभी ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी मेथड्स हेडर के अनुरूप है। मतलब कि कुकी भी एक हेडर है, ऑथ टाइप भी एक हेडर है, तो उसके लिए मेथड कौन सी है? गेट ऑथ टाइप। गेट रिमोट यूजर, तो रिमोट यूजर नाम का एक हेडर है, उसकी वैल्यू रीड करने के लिए ये गेट रिमोट यूजर मेथड है। उसी तरह से कंटेंट लेंथ भी एक हेडर है, कंटेंट टाइप, डेट हेडर, इंटीजर हेडर, गेट हेडर नेम्स, गेट हेडर्स। मतलब अगर कोई हेडर ऐसा है कि जो मल्टीपल वैल्यूज रखता है, तो ऐसे हेडर की वैल्यू अगर आप चाहते हो तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो, गेट हेडर्स। फिर क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट सबमिट की, कौन सी मेथड से ये सबमिट हुआ है, गेट पोस्ट वगैरह, ये जानने के लिए हमारे पास मेथड नाम का हेडर है, उसको हम रीड करना चाहते हैं तो गेट मेथड हमारे पास है। रिक्वेस्ट यूआरआई, इस पेज को एक्सेस करने के लिए कौन सा यूआरआई यूज हुआ है वो हम पता लगा सकते हैं। गेट क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेश्चन मार्क के बाद का जो यूआरएल में जो डेटा है वो हम एक्सेस कर सकते हैं गेट क्वेरी स्ट्रिंग के जरिए। गेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है रिक्वेस्ट में। फिर ये छोटा सा प्रोग्राम भी हमने देखा था कि जिसमें हम इन सभी हेडर्स की, सभी तो नहीं लेकिन कुछ हेडर्स की वैल्यू को रीड कर रहे हैं। देखो, ये हमारी एक नॉर्मल सर्वलेट है जिसके अंदर डू गेट मेथड को हमने ओवरराइड किया है, और यहाँ पे देखो हमने मेथड कॉल की है, yes you can see get method. Get method, it will return the submission type of the request. Get request URI, it will return the URI used to access the current page. Get query string अगर है तो, and get protocol। इन चारों मेथड्स का हमने ये जस्ट यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देखा। ये जो अभी सभी मेथड हमने डिस्कस की, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये मेथड क्या देती है। देखो, ये उसका आउटपुट, मेथड कौन सी है? गेट, यूआरआई कौन सा यूज हुआ है? स्लैश रीड हेडर, क्वेरी स्ट्रिंग तो कुछ भी नहीं है, प्रोटोकॉल HTTP 1.1। अब ये जो नेक्स्ट कोड है उसमें क्या किया है, सभी रिक्वेस्ट हेडर्स को रीड किया है। उसके लिए गेट हेडर नेम्स मेथड यूज की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो होस्ट, आई हुई रिक्वेस्ट में होस्ट नाम का हेडर है तो उसकी वैल्यू लोकल होस्ट है। यूजर एजेंट कौन सा है? मोजिला। यूजर एजेंट एक्चुअली होता है ब्राउजर के लिए, यूजर एजेंट हेडर है, उसकी वैल्यू क्या होती है? कौन से ब्राउजर से ये रिक्वेस्ट आई है, मतलब वो ब्राउजर का प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। एक्सेप्ट, ये ब्राउजर कौन कौन से रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट लैंग्वेज, ये ब्राउजर कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट एनकोडिंग, कौन कौन से एनकोडिंग सपोर्ट करता है, और कनेक्शन टाइप कैसा सपोर्ट करता है, कीप अलाइव। तो ये आई हुई रिक्वेस्ट में सभी हेडर्स को यहाँ पे हमने रीड किया।
तो ये मैंने आपको रिवीजन करवाया हमारे प्रीवियस सेशंस में जो हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 उसका. हैज एनीबडी एनी डाउट कैन आस्क मी. No, sir, no doubt. ओके. ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये सभी हमने मेथड्स डिस्कस की. उसके बाद जो टॉपिक है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है हेडर्स. पहले जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, मेथड्स थी हेडर को एक्सेस करने के लिए. अब ऐसे कौन कौन से हेडर्स है, मैंने बताया कि बहुत सारे हेडर्स है, बहुत सारे. लेकिन यहाँ पे हम सभी को तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वंस है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया. तो ये सभी वो हेडर्स है कि जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. एक्सेप्ट हेडर की जो इंफॉर्मेशन रखता है माइम टाइप की, मतलब कौन कौन से माइम टाइप को एक्सेप्ट करेगा ब्राउजर. एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट, कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है, एनकोडिंग कौन सा सपोर्ट करता है, ये सभी जो है ये हेडर्स के नाम है. ओके, प्री डिफाइंड हेडर्स के ये सभी नेम है. ऑथराइजेशन, कनेक्शन, कंटेंट लेंथ, कुकी, होस्ट, इफ मॉडिफाइड सिंस, गेट लास्ट मॉडिफाइड मेथड है जिसके जरिए हम ये रिट्रीव कर सकते हैं. इफ अनमॉडिफाइड सिंस, रिफरर, ये एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग हेडर है रिफरर. मैंने शायद आपको बताया था कि क्लाइंट हमारे पेज पर आता है तो वो कहाँ से यहाँ तक पहुँचा है ये इन्फॉर्मेशन अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो ये हमें मिलता है रिफरर हेडर के ऊपर से. रिफरर हेडर एक्चुअली हमें कब यूज़ होगा कि जब हम ऐसा ट्रैक रखना चाहते हैं, हम जब ये जानना चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट हम तक कहाँ से पहुँचा है, मतलब उसने हम तक पहुँचने के लिए क्या किया है, मतलब वो डायरेक्टली कोई यूआरएल को एंटर करके आ रहा है या किसी और ज़रिए से आ रहा है. और आपको ये ज़्यादा कब उपयोगी हो सकता है कि जब आपने अपनी वेबसाइट, कोई आपने सपोज कि ई कॉमर्स या ऐसी कोई वेबसाइट बना के रखी है और आप चाहते हो, आपने बहुत सारी जगहों पे अपना एडवर्टाइज देकर रखा है अपनी वेबसाइट का और हर एडवर्टाइज में लिंक है, तो आप ये जानना चाहोगे कि क्लाइंट आप तक कैसे पहुंचा है. ये स्टॉक ओमा मूकी दीदी बॉक्स में. फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से हमने ये सभी हेडर्स को डिस्कस कर लिया है. इज इट? हेलो फ्रेंड्स, Yes, sir. डू यू रिमेंबर? Okay. I also remember that we have discussed these headers in the last session. Okay. मैंने आपको कहा था कि from the viewpoint of theory examination, ये headers ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उनकी methods भी पूछी जाती है. देखो ये कई बार ये methods पूछी जाती है कि explain this method, what is the purpose of this method and what it returns, etc.
और कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि हेडर्स को समझाओ। ज्यादातर केस में जो क्वेश्चन होता है ये हेडर्स का, वो कैसा होता है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग हेडर्स, और आपको 7 हेडर के नाम दिए गए होते हैं और आपको उन 7 हेडर्स को समझाना होता है और हर हेडर का 1 मार्क होता है। आप पिछले अगर पेपर्स देखोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। उसी तरह से ये जो मेथड्स है वो भी उसी तरह पूछी जाती है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग मेथड्स, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो मेथड, उसमें से 7 मेथड होती है जिसको आपको समझाना होता है और हर मेथड का 1 मार्क होता है। इस तरह से ज्यादातर केस में ये हेडर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो ये जो हेडर्स मैंने अभी आपको बताए सभी, कि जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें से एक हेडर है रिफरर हेडर। ओके, रिफरर मीन्स कि हम तक क्लाइंट पहुंचा कैसे से। हमने अगर बहुत सारी जगहों पे एडवर्टाइज देकर रखी है तो हम चाहेंगे कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सी एडवर्टाइज है, मतलब ज्यादा क्लाइंट हम तक कहां से पहुंचते हैं, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो क्या होगा कि हम जहां से एक भी क्लाइंट नहीं आ रहा है या फिर बिल्कुल कम क्लाइंट आ रहे, उस जगह पे हम एडवर्टाइज करना बंद कर देंगे, और जहां पे ज्यादा क्लाइंट मिल रहे हैं या तो मिलने की आशा है, वहां पे हम अपना फोकस ज्यादा कर सकते हैं। तो वो एक बिजनेस डिसीजन के लिए हमें उपयोगी हो सकता है। तो देखो ये टॉपिक पूरा, चेंजिंग द पेज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू हाउ द यूजर गॉट दैट, हम तक क्लाइंट पहुंचा कैसे, उसके मुताबिक हम क्लाइंट को कुछ अलग तरह का आउटपुट प्रस्तुत करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा कहूं कि मैंने एक पेज बनाया है, सपोज कि अपनी कॉलेज का एक पेज बनाया है जिसमें मैं सब्जेक्ट के नाम लिखकर डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये जो मैंने पेज बना के रखा है ना, वो कॉमन पेज है। इस पेज को एमबीए का स्टूडेंट भी देख सकता है और एमसीए का स्टूडेंट भी देख सकता है। तो अब देखो, अगर एमबीए का स्टूडेंट इस पेज को रिक्वेस्ट करे तो मुझे उसको एमबीए के सब्जेक्ट्स का लिस्ट डिस्प्ले करना है सिलेबस के साथ, और एमसीए का स्टूडेंट इस पेज को रिक्वेस्ट करे या फिर विजिट करे तो मुझे उसको एमसीए के सब्जेक्ट सिलेबस के साथ डिस्प्ले करने हैं। तो मैंने इस पेज का यूआरएल डायरेक्टली नहीं दिया है। इस पेज को क्लाइंट एक्सेस कर सकता है लॉगिन होने के बाद या किसी और पेज से। अब सपोज कि एमबीए का स्टूडेंट लॉगिन हुआ है और वो इस पेज को रिक्वेस्ट करता है तो उसको एमबीए का सिलेबस दिखाई देगा। और अगर जो स्टूडेंट लॉगिन हुआ है वो एमसीए का स्टूडेंट है और इस पेज को वो अगर रिक्वेस्ट करता है, विजिट करता है, तो उसको एमसीए का सिलेबस सब्जेक्ट के साथ दिखाई देगा। ऐसा मैंने किया है। तो वो हम कर सकते हैं रिफरर के द्वारा, रिफरर हेडर के द्वारा, क्योंकि रिफरर हेडर से हमें पता चलेगा कि कौन से पेज से क्लाइंट अपने पास आया है। अगर वो एमसीए वाले पेज से आया है तो हम उसको एमसीए का सिलेबस डिस्प्ले करेंगे, और अगर वो एमबीए के पेज से आया है तो हम उसको एमबीए का सिलेबस डिस्प्ले करेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भले ही लॉगिन का दिया कि भाई एमसीए के स्टूडेंट ने लॉगिन किया है या एमबीए के स्टूडेंट ने लॉगिन किया है, लेकिन हम जब रिफरर का यूज करेंगे ना तो रिफरर में इंफॉर्मेशन क्या होती है, लास्ट पेज की, कौन से पेज से वो आया है। लॉगिन की इंफॉर्मेशन नहीं होती, कौन से पेज से आया है। तो अगर वो एमसीए के स्टूडेंट का पेज है और वहां से क्लाइंट अपने तक आया है तो हम उसको एमसीए का सिलेबस डिस्प्ले करेंगे, और अगर वो एमबीए के पेज से अपने तक आया है तो हम उसको एमबीए का सिलेबस डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए हमें उपयोगी होता है रिफरर हेडर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन दी यूसेज ऑफ रिफरर हेडर, या फिर व्हाट इज रिफरर हेडर, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो referrer header specify the location of the page user was on when he or she clicked on a link to get to the current page। हम तक पहुंचने से पहले, इस पेज पे आने से पहले उसने कौन से पेज पे कुछ लिंक पे क्लिक किया जिसके कारण वो यहां तक पहुंचा, मतलब वो पेज कौन सा है। If the user has typed the URL directly, the browser send no referrer at all।
हो सकता है कि क्लाइंट ने डायरेक्टली यूआरएल टाइप करके हम तक पहुंच गया। हमारा जो करंट पेज है उस पे पहुंचने के लिए क्लाइंट ने डायरेक्टली एड्रेस बार में यूआरएल टाइप कर दिया, उसको पता था। तो ऐसे केस में कोई भी रिफरर नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्टली आया है। लेकिन अगर उसने यूआरएल टाइप करके नहीं डाला है, किसी और पेज पे लिंक को क्लिक करने से वो हम तक आया है, तो ऐसे हर एक केस में रिफरर हेडर ऐड होगा और रिफरर हेडर की वैल्यू क्या होगी, उस पेज का यूआरएल। If the user has typed the URL directly, the browser sends no referrer at all and request.getHeader method will return null. This header enable us to customize the page depending how the user reached here. We can use the referrer header to create a job career site. हम सपोज कि naukri.com जैसी वेबसाइट बनाते तो ट्रैक कर सकते हैं कि क्लाइंट्स ज्यादा कहां से आ रहे हैं अपने पास। Change the content of a page depending on whether the link came from inside or outside the firewall. कहां से है बंदा, अपने डोमेन का ही यूआरएल है, मतलब इसके पहले जो पेज था, जिस पेज पे क्लाइंट था, क्या वो अपने डोमेन का है या बाहर का है, उसके मुताबिक अगर हम कुछ रोक टोक करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टू टेक द यूजर बैक टू द पेज दे केम फ्रॉम, हमारे पास पहुंचा क्लाइंट, अब कुछ करने के बाद, कुछ प्रोसेस करने के बाद वापस हम उसको उसी पेज पे ले जाना चाहते हैं कि जहां से वो आया है, तो उस पेज का हमारे पास एड्रेस या यूआरएल होगा रिफरर के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म से ऐसे बहुत सारे कार्य है कि जहां पे ये रिफरर हेडर हमें उपयोगी हो सकता है। ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ बैनर एड, मैंने शुरू में ही बताया, हमने कुछ एडवर्टाइज की है किसी और वेबसाइट में, तो उसका इफेक्टिवनेस हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कितने क्लाइंट्स उस वेबसाइट से हम तक आ रहे हैं जहां पे हमने एडवर्टाइज दी है। अब देखो ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपको, ये एक HTML फॉर्म है, आप देख सकते हो। इस HTML फॉर्म में सॉरी इट इज नॉट अ फॉर्म, इट इज जस्ट एन HTML पेज। यहाँ पे HTML हेड, टाइटल और बॉडी। अब बॉडी में देखो यहाँ पे H1 हेडर यूज किया है, रिफरर टेस्ट, फिर यहाँ पे बाजू में लिख के रखा है क्लिक, और क्लिक के बाजू में एक हाइपरलिंक दिया है, ahref इज इक्वल टू माई एप्लीकेशन सर्वलेट njsmti.सर्वलेट रिफरर। एक सर्वलेट हमने बना के रखी है जिसको हम नेक्स्ट पेज में अभी देखेंगे। उस सर्वलेट का यूआरएल यहाँ पे दिया है हाइपरलिंक पे। देखो पीछे ही, इस कोड के पीछे ही इस पेज का आउटपुट है, देखो referrer.html है, यहाँ पे क्लिक हियर। अब क्लिक हियर पे क्लिक करने से क्या होगा, वो सर्वलेट रन होगी। अब देखो ये सर्वलेट का कोडिंग है, सर्वलेट का नाम है सर्वलेट रिफरर, क्लास का नाम है सर्वलेट रिफरर। डू गेट मेथड के अंदर response.set content type टेक्स्ट ऑब्लिक HTML, फिर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हमने रिट्रीव किया response.getWriter, डेटा इज इक्वल टू, अब देखो हमने यहाँ पे HTML का कोड यहाँ पे इस स्ट्रिंग में स्टोर किया है, HTML हेड टाइटल रिफरर हेडर डेमो टाइटल ओवर, फिर वापस डेटा में कॉन्केट किया हमने, बॉडी टैग लिखा, बैकग्राउंड कलर श्यान रखा है, और H1 हेडर यूज किया है अलाइन इक्वल टू सेंटर, रिफरर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर रिफरर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब ये सर्वलेट रन होगी, तो ये सर्वलेट जब रन हुई उसके पहले क्लाइंट कौन से पेज पे था, उस पेज का यूआरएल हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो वो जो पेज था कि जहाँ पे क्लाइंट पहले था, उसका यूआरएल हमें मिल सकता है रिफरर हेडर के अंदर से। तो हम यहाँ पे जस्ट देखने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए केवल हम डिस्प्ले कर रहे हैं रिफरर हेडर की वैल्यू। देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर रिफरर, और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे सी, अब ये जो पहला आउटपुट है वो कौन सा है, ये वाला है कि HTML का पेज रन हुआ और क्लाइंट ने यहाँ पे क्लिक किया हियर पे। तो जैसे ही क्लाइंट ने यहाँ पे क्लिक किया तो सर्वलेट रन होगी। अब सर्वलेट रन हुई है, लेकिन सर्वलेट को रन करने के लिए क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने लिंक पे क्लिक किया है किसी और पेज में,
उसने डायरेक्टली यूआरएल नहीं डाला है, उसने किसी और पेज में लिंक पे क्लिक किया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट ने इस पेज में लिंक पे क्लिक किया है, तो ये पेज बन जाता है रिफरर, और इसका यूआरएल रिफरर हेडर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा रिफरर इज इक्वल टू लोकल होस्ट माई एप्लीकेशन HTMLS ref.html, ये पूरा उस पेज का यूआरएल है। और दूसरा आउटपुट यहाँ पे जो नीचे दिया है वो कौन सा है, ऐसा केस कि जहां पे क्लाइंट डायरेक्टली यूआरएल टाइप करता है हमारी सर्वलेट का और सर्वलेट रन होती है, ऐसे केस में कोई रिफरर हेडर ऐड नहीं होता और रिफरर हेडर की वैल्यू क्या होती है, नल। ठीक है, हैज एनीबॉडी एनी डाउट? नो सर। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये रिफरर हेडर हमें प्रीवियस पेज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम अगर चाहे तो कौन से पेज से वो आया है उसके अनुसार हम उसको आउटपुट थोड़ा अलग प्रस्तुत कर सकते। मेरे पास एक पीपीटी है शायद पुरानी, जिसमें ये शायद चैप्टर 2, अभी नहीं है, वो मुझे दूसरे पीसी से लेनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में अगर मौका मिला तो मैं आपको वो पीपीटी, मतलब ये एग्जाम्पल वाली पीपीटी डिस्प्ले करूंगा, मतलब डेमोस्ट्रेट करूंगा, डिस्कस भी करूंगा। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बनाया था, जिसमें मैंने 2 पेज बनाए थे, mba.html और mca.html। 2 HTML पेज थे, mba.html और mca.html, और दोनों ही पेज में मैंने लिंक दी थी अपनी सर्वलेट की। अब क्या होता था कि अगर mba.html पेज रन होता है और क्लाइंट क्लिक करता है लिंक पे, तो मेरी सर्वलेट रन होगी और उसमें फोटो दिखाई देगा MBA के स्टूडेंट्स का, ग्रुप फोटो एक मेरे पास था। और अगर mca.html पेज रन करता है क्लाइंट और उसमें लिंक पे क्लिक करता है, तो भी सेम सर्वलेट रन होगी, लेकिन उसमें जो फोटोज आएंगे वो MCA के स्टूडेंट के होंगे। तो सर्वलेट एक ही है, लेकिन MBA के पेज से रिक्वेस्ट आती है तो वो MBA का फोटो डिस्प्ले कर रही है, और अगर MCA के पेज से रिक्वेस्ट आती है तो वो MCA के स्टूडेंट्स का फोटो डिस्प्ले करती है, सेम सर्वलेट। तो वो जो मैकेनिज्म मैंने उसमें इंप्लीमेंट किया, वो क्या किया कि मैंने रिफरर हेडर को रीड किया, मैंने चेक किया कि रिफरर हेडर में जो यूआरएल है वो क्या है, mba.html है या mca.html है। तो मैंने वहां पे if else यूज किया। if it is सर mba.html, I am displaying image of MBA students, and if it is mca.html, I am displaying photo of MCA students. Yes? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। हाँ, मैंने अभी तो कुछ प्रेजेंट भी नहीं किया है, लेकिन मेरी स्क्रीन तो ऑलरेडी प्रेजेंट मोड में ही है। इफ यू, इट इज इन शेयर्ड मोड। ओके सर। या मतलब कि वो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल की, वो राइट नाउ इट इज नॉट अवेलेबल इन द पीसी, तो वो दूसरे पीसी में तो मैं आपको फिर मौका मिलेगा तब बताऊंगा वो एग्जाम्पल भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के डिस्कशन में किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। देखो ये रिफरर हेडर बहुत बार पूछा गया है, 4 मार्क में, 4 मार्क में जनरली पूछा जाता है ये रिफरर हेडर, और अगर एग्जाम्पल के